बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं चैनल फार्मेसी फाइल्स प्लस। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का ही टॉपिक कवर किया था, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जबकि आज हम लोग कवर करेंगे उसी की टाइप है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो आज हम लोग जो है वो इस चीज़ को कवर करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जो है ये हमारी बॉडी में अगर एंटीबायोटिक के तौर पे काम करेगा तो किस तरह करेगा कि जो प्रोटीन जो है वो जो बैक्टीरिया की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं ये उनको ख़त्म करेगा, प्रोटीन को ख़त्म करेगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या करते थे, एक सेल है, सेल की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो जो सेल कम्प्लीटली तौर पे रप्चर हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। जबकि आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ऐसी प्रोटीन जो कि इस बैक्टीरिया की फॉर्मेशन में हेल्प आउट होती हैं, ये इन प्रोटीन को ख़त्म करेगा। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगी तो आप लोगों के पास जो बैक्टीरिया का सेल भी नहीं रहेगा, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को जितने भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लिपिन कोड की बुक से। तो आप लोग इनको जो है सेम एज इट इज़ जो है अपने पेपर में लिख सकते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए। तो आप लोग जो है इनको हमारे नोट्स को एज इट इज़ जो है पेपर में यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन आपको बिल्कुल साफ दिखाई जब दी जा रही होती तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ईज़िली ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसके अंदर 3 किस्म की जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मैक्रोलिड्स हैं और टेट्रासाइक्लिन्स हैं। तो इन तीनों को ही हमने जो है वो डिटेल से जो है डिस्कस करना है। इसकी थोड़ी बहुत जो है डिटेल हमने 1-2 लाइन में लिखी है, तो वो आप लोग ज़रा देखें। स्टॉप और स्लो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को या तो स्टॉप करती है या फिर स्लो डाउन कर देती है। तो जब प्रोटीन ही नहीं रहेगी तो सेल किस तरह से सेल की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से ये लाइन में लिखा हुआ है कि स्टॉप और स्लो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आगे सेम इसी तरह से दीज इनहिबिटर्स यूजुअली एक्ट एट द राइबोसोमल लेवल। अब वो कह रहे हैं कि ये राइबोसोम को जाके अफेक्ट करता है, राइबोसोम को। राइबोसोम ये एक जो है हमारा जो है सेल के अंदर जो है कंपोनेंट होता है, तो जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है डायरेक्टली जाके राइबोसोम को एक्ट करती हैं, राइबोसोम को जाके अफेक्ट करती हैं। तो जब राइबोसोम ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। तो यही चीज़ इस लाइन में लिखी है, प्रोटीन सिंथेसिस भी जो है आप लोगों की नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब राइबोसोम ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। दीज इनहिबिटर्स यूजुअली एक्ट एट द राइबोसोमल लेवल बिकॉज राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो कह रहे हैं क्योंकि राइबोसोम्स ने ही प्रोटीन बनानी होती है। तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो राइबोसोम को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, तो आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो फिर बैक्टीरिया का जो सेल है वो भी कम्प्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी में से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब हमने जो है इसकी डिटेल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पेज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वाले के ऊपर। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को देखते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं? बाइंड इरिवर्सिबली एंड कोवलेंटली विद टारगेट, मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है ये। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे हमारी बॉडी में काम करती है। अभी हम पीछे देख के आए ना कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलिड्स और जो हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलिड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, ये 3 तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के एंटीबायोटिक्स हैं। इरिवर्सिबली जो है हमारे टारगेट के साथ अटैच करती हैं। मतलब जो है टारगेट इनका क्या है, टारगेट ऑब्वियसली इनका क्या है, राइबोसोम ही है। राइबोसोम को इन्होंने डिस्ट्रॉय करना, राइबोसोम को डिस्ट्रॉय करेंगी तो प्रोटीन सिंथेसिस को रुकवा देंगी। इन तीनों का यही काम है कि इन्होंने राइबोसोम को जाके एक्ट करना है, राइबोसोम के ऊपर जाके अटैक करना है, और राइबोसोम को ख़त्म करेंगी तो सेम उसी तरह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होती है। बैक्टीरियासाइडल इन नेचर का मतलब है कि ये जो है बैक्टीरिया को ग्रो होने से जो है वो रोकते हैं। पीछे हमने जो है डिफरेंस पढ़ा भी था बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो था वो बैक्टीरिया को जो ग्रो होने से रोकता था, और जो बैक्टीरियासाइडल जो था वो बैक्टीरिया को किल करवा देता था प्रॉपरली, किल द बैक्टीरिया। तो किल द बैक्टीरिया। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरियासाइडल एक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरियासाइडल हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया के को प्रॉपरली किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि जो पहले से अवेलेबल होते हैं उनको किल कर देते हैं। इनकी ड्रग्स के अंदर हम देखते हैं तो ड्रग के अंदर आ जाती हैं
स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है, जेंटामाइसिन आ जाती है, अमाइकासिन है, टोब्रामाइसिन है और नियोमाइसिन है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोटोटाइप ड्रग जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होती हैं। प्रोटोटाइप ड्रग्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि उस क्लास की सबसे पहली ड्रग हो। मतलब अब अमाइनोग्लाइकोसाइड जब इन्वेंट हुई थी, मतलब इस दुनिया में आई थी, तो सबसे पहले इसकी कौन सी ड्रग आई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड की प्रोटोटाइप ड्रग है, मतलब सबसे पहले आई थी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में से। और उसके बाद जो नियोमाइसिन है इसको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। तो स्किन के इन्फेक्शन से बचने के लिए, मतलब ये खाई नहीं जाती, आईवी वगैरह के तौर पे नहीं ली जाती, बल्कि इसको टॉपिकली जो है स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सेम इसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने इन डायग्राम्स के ज़रिए हम लोगों ने इसको ईजी बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो अगर हम इन स्मॉल सर्कल्स को देखते हैं कि ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो जब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के करीब जाते हैं, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो आउटर साइड लेयर होती है वो नेगेटिवली जो है डिज़ाइंड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुज आउटर मेम्ब्रेन इज़ हाईली नेगेटिव। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली नेगेटिव है, इसीलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इजीली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसके जो है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो था, यही चीज़ जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव जो हैं आयंस होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये उनकी जो पोजीशंस हैं उनको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उनकी असली जगह से जो है वो उनको रिमूव कर देगा। अब जब उनकी अपनी असली जगह वो छोड़ेंगे, सारे आपस में एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो क्या क्रिएट होंगे? होल्स क्रिएट होंगे। जब जो है पॉजिटिव जो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के करीब आएंगे, जिसकी आउटर साइड जो नेगेटिव है, तो जब इसके साथ अटैच होंगे, अटैच होने के बाद क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो डाइवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्प्लेस करेंगे, अपनी असल पोजीशन से उनको हटाएंगे। और जब यही जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगी, तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्रिएट कर देगी? होल्स क्रिएट कर देगी। और अब इन्हीं होल्स के थ्रू जो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर को एंटर हो जाना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेक द होल्स इन द वॉल। तो जब यही अंदर वाले जो मैग्नीशियम कैल्शियम जो है इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये चीज़ जो है वो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर होल्स क्रिएट कर देगी। अब जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो यही अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो अंदर एंटर हो जाएंगे। हम लोग अभी इसको आगे जाके देखते हैं, आगे इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें। अब ये होल्स क्रिएट हो गए हैं, ये ब्लैक वाले, और सेम इस तरह ये बाहर जो पॉजिटिव साइन वाले अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थे ये अब अंदर को एंटर हो जाएंगे। आप लोग जैसे कि एरो के निशान से देख सकते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटर इनटू द सेल इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अभी सारी पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो इसके अंदर जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है मतलब सेल के अंदर जो है वो एंटर हो गए हैं। अब क्या होगा? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब वो कह रहे हैं कि अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर हैं, एंड नाउ क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। और अब वो अंदर वाली मेम्ब्रेन को भी जो है वो क्रॉस करना चाहते हैं यूजिंग एटीपी और ऑक्सीजन एंड एंटर इनटू द साइटोसोल। अब वो अंदर वाली मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगे और जो है सेल के मजीद अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे, एंड एंटर इनटू द साइटोसोल, और जो है साइटोसोल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। नाउ इन द साइटोसोल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड विद 30S राइबोसोम। अब जो है सेल के अंदर क्या था? राइबोसोम था। सेल के अंदर क्या है? राइबोसोम है। अब सारी बात है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, तो जाके डायरेक्टली उन्होंने किसको अफेक्ट करना? राइबोसोम को अफेक्ट करना है। तो पहले वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर आई हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर ये मज़ीद अंदर जो है जाना चाह रही हैं, ठीक है। अब इन्होंने ऑक्सीजन और एटीपी को यूज़ किया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया है। तो जो है उसके बाद जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए एटीपी को यूज़ करेंगी, और जो है वो एक अंदर वाली लेयर के अंदर भी जो है एंटर हो जाएंगी, साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाएंगी। साइटोसोल के अंदर हमारे जितना भी ऑर्गेनेलीज हैं उनमें एक राइबोसोम भी है, तो ये राइबोसोम को जाके जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। नाउ इन द साइटोसोल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड विद 30S राइबोसोम। अमाइनोग्लाइकोसाइड वो 30S राइबोसोम को जाके वो है अफेक्ट करेंगी। दिस बाइंडिंग रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसी वजह से जो है वो आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। बहुत ईजी जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक दफ़ा आप लोग दोबारा देख लें कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जब भी करीब जाएंगे उसकी आउटर लेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जब इसके करीब जाएंगे तो क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देंगे अपनी अपनी जगहों से, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह जो अपनी अपनी जगहों से हट जाएंगे। अब जब ये इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा? एक होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इन्हीं होल्स के थ्रू जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने अंदर को एंटर हो जाना है। जब ये अंदर को एंटर हो जाएंगे
तो एटीपी को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है एक मज़ीद अंदर वाली लेयर के अंदर एंटर हो जाना है जहाँ पे राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स को जाके इन्होंने अफेक्ट करना है, अटैक करना है। तो जब राइबोसोम्स जो हैं वो क्या उसको कहते हैं कि नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो जो है स्टूडेंट्स आप लोग को इनको जो है अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं या फिर जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से जो है डायग्राम्स जो है बना सकते हैं और इसी तरह से जो आप लोगों का एक टॉपिक भी कवर हो सकता है। काफ़ी डिटेल जो है आप लोगों को दे दी गई है। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हैं उनको जो है कवर करता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के अंदर जब चलते हैं तो स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती हैं, इसके अंदर आते हैं सोडोमोनाज और इग्नोजा है, एसिनिटोबैक्टर ब्यूमेनाई है, एंटीरोबैक्टर है, निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजिटाइडस और स्ट्रेप्टोकोकाई है। अच्छा, स्पेक्ट्रम को जो है ना इजीली याद करने का जो है स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप लोग कहेंगे काफ़ी जो है पॉइंट्स के काफ़ी सारे जो हैं टॉपिक्स के स्पेक्ट्रम याद करने पड़ते हैं। तो आप लोग एक काम करें कि आप लोग जो हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, अच्छा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के आप लोग कोई से 5 या 6 जो हैं वो इनके एंटीबायोटिक्स के नाम जो है वो याद कर लें। और मतलब अगर आप लोगों को पता चल जाए, जिस तरह भी हमें अमाइनोग्लाइकोसाइड का पता चले कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इजीली जो है अटैक करता है, तो आप लोग जो है सेम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो है नाम उसके स्पेक्ट्रम के अंदर लिख सकते हैं। अगर वो कहे कि सम हाउ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी एक्ट करता है, तो आप लोग क्या करें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के 2 से 3 नाम जो है उसके स्पेक्ट्रम में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके कर दें क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट करता है, अटैक करता है, और जो कम इसके ऊपर करता है तो आप लोग चाहे 2-3 नाम इसके अंदर से भी जो है स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूड कर दें। स्पेक्ट्रम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 5-6 नाम आप लोग ग्राम पॉजिटिव के याद कर लें, 5-6 नाम आप लोग ग्राम नेगेटिव के याद कर लें, और सिर्फ इस चीज़ का एक आइडिया आप लोगों को पता हो कि जो है कौन सी ड्रग जो है कौन सी क्लास जो है वो किस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती है, तो आप लोग वो सेम नाम जो है वो उठा के उसके स्पेक्ट्रम में लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम को याद करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो हमने कवर किया है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के आगे चलते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लिनिकल यूजेस की तरफ चलते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्लिनिकल यूजेस में अगर हम लोग आप लोग इसके देखते हैं, सेप्टिसीमिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, प्लेग, ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिंजाइटिस, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और स्किन इन्फेक्शन है। साइड इफेक्ट्स के अंदर आ जाती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है और हाइपर सेंसिटिविटी है। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो है हम लोग एक लफ्ज़ देख रहे हैं सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया को देख रहे हैं कि सेप्टिसीमिया क्या चीज़ है। तो सेप्टिसीमिया जो है गाइस हम लोग जो है लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि सेप्टिसीमिया किस चीज़ को कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोगों को मिल गया है सेप्टिसीमिया। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने कवर किया था सेप्टिसीमिया क्या चीज़ होती है। तो इन्फेक्शन दैट अकर्स व्हेन जर्म्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब सेप्टिसीमिया के अंदर जो है ये चीज़ होती है कि इन्फेक्शन या फिर कोई भी जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, फंजाई हो गया, कुछ भी है, जर्म्स हो गए हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं और जो थ्रू आउट द बॉडी फिर उसके बाद अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, पूरी बॉडी को फिर जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया के बाद अगर आप लोगों को किसी चीज़ के अंदर मुश्किल आएगी तो मेरे ख्याल से वो है एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस को भी हमने लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो है कवर किया था। तो एंडोकार्डाइटिस को एक दफ़ा देख लेते हैं। एंडोकार्डाइटिस क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, यूजुअली इन्वॉल्व द हार्ट वॉल्व्स, कन्फ्यूज्ड कॉज्ड बाय द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब एंडोकार्डाइटिस क्या होती है कि इनर लेयर जो होती है हार्ट की वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर सूजन पैदा हो जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, ये जितनी भी इसके जो है बीमारियाँ लिखी हैं, क्लिनिकल यूजेस लिखे हैं, वो सारे जो हैं बैक्टीरिया के थ्रू ही जो है वो फैलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ होंगे और उनको हम जो है इजीली ओवरकम कर पाएंगे। तो एंडोकार्डाइटिस भी है या सेप्टिसीमिया या फिर जितने भी हम लोग डिजीज़ पढ़ते हैं, नेक्रोटाइजिंग फेस्काइटिस है, गैस गैंग्रीन है या फिर आर्थराइटिस है, ये सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू जब ये फैलेंगी तो इस ज़ाहिर बात हम फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के अंदर जो है वो कवर किया है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर हम लोगों ने कवर किया है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लिनिकल यूजेस और साइड इफेक्ट्स भी जो है वो हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक दफ़ा इजीली ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बाद दूसरे नंबर पे आता है टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा, वो होगा मैक्रोलेट्स। तो टेट्रासाइक्लिन को देखना है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये।
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये भी, मतलब जाहिर बात है राइबोसोम को अफेक्ट करेगा, राइबोसोम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन को देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है 3 किस्म की, जो है इसकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं। शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और जो है लॉन्ग एक्टिंग है। मतलब इनका ड्यूरेशन लिखा है कि जो बिल्कुल शॉर्टली एक्ट करती हैं वो उनके अंदर आ जाती है टेट्रासाइक्लिन है और ड्राई टेट्रासाइक्लिन है। इंटरमीडिएट जो ड्यूरेशन एक्शन होता है जिनका, उनके अंदर डेमिक्लोसाइक्लिन आ जाती है, मेथासाइक्लिन आ जाती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिनका होता है उनके अंदर आ जाती है डॉक्सोसाइक्लिन है और मोनोसाइक्लिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका भी सो ईजी है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर तो जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड से भी बहुत ईजी है। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन किस तरह से हमारा राइबोसोम्स को अफेक्ट करती हैं? तो टेट्रासाइक्लिन जो होती हैं ये करती हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारा सेल है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के सबसे पहले इन्होंने एंटर होना है अंदर, सबसे पहले आउटर लेयर के अंदर एंटर होना है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर जो है। अच्छा, अब किस तरह से एंटर होंगी? बाय पैसिव डिफ्यूजन, बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ये इसके अंदर एंटर हो जाएंगी। अब इन्होंने जब मज़ीद अंदर वाली लेयर के अंदर जो एंटर होना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखें तो टेट्रासाइक्लिन किस तरह से एंटर होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो अंदर एंटर हो जाती है। मतलब जो है आउटर लेयर के बाद जब इन्होंने अंदर साइटोसोल के अंदर जो है वो एंटर करना है तो फिर इनको जो है वो जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ATP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो है बाहर से जब इन्होंने अंदर एंटर करना था तब इनको ATP की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू या फिर जो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो बाय पैसिव डिफ्यूजन जो है वो ये आउटर लेयर के अंदर एंटर हो जाएंगी। और जब मज़ीद अंदर इन्होंने एंटर करना तो फिर इनको ATP की ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो ये अंदर जो है एंटर करेंगी। इसको हम लोग अगर लाइन में देखें कि इसको लिखना किस तरह, तो इन साइटोसोल टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू द 30th राइबोसोमल सब यूनिट। तो वो कह रहे हैं कि जब ये साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाए तो 30th राइबोसोम के सब यूनिट के साथ अटैक करता है, उसके ऊपर अटैच करता है। दिस बाइंडिंग ऑफ प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ द ट्रांसफर RNA टू बाइंड विद 30th सब यूनिट्स एंड स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो कह रहे हैं कि ये है हमारा RNA है, अगर ये RNA नहीं, ये हमारा है राइबोसोम। अब राइबोसोम के साथ आके क्या जुड़ गया है, टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन आके जुड़ गया, राइबोसोम के साथ आके टेट्रासाइक्लिन जुड़ गया। अब ये आना था ट्रांसफ़र RNA ने आना था और इसके साथ जो था वो जुड़ना था। अब जब ट्रांसफ़र RNA आएगा तो वो देखेगा कि इसके साथ तो पहले से ही कुछ जुड़ा हुआ है टेट्रासाइक्लिन। तो जब ट्रांसफ़र RNA ने आके इसके साथ जुड़ना था और इसको पैगाम देना था, इसको कोडिंग देनी थी, तो आगे से प्रोटीन सिंथेसिस होनी थी। तो जब जो है अब ये ट्रांसफ़र RNA है, इसको आप लोग देख लें, ये ट्रांसफ़र RNA जब आएगा तो वो देखेगा कि पहले से ही कुछ जो है वो उसके साथ अटैच है, ये राइबोसोम है। वो जब देखेगा कि पहले ही कुछ अटैच है तो वो उसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा पर अटैच हो नहीं पाएगा। जब अटैच हो नहीं पाएगा उसको कोडिंग नहीं दे पाएगा और आगे से जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आप लोगों की जो है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस आप लोगों की स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक ईजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टेट्रासाइक्लिन का। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम एज इट इज़ जो है आप लोग इसको पेपर में लिख सकते हैं। और आप लोग जो हैं कहीं और जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्पेक्ट्रम की मैंने पीछे भी बात की कि स्पेक्ट्रम आप लोगों ने किस तरह से करना है। ग्राम पॉजिटिव के कुछ जो है आप लोग नेम याद कर लें, ग्राम नेगेटिव के कुछ याद कर लें, तो आप लोगों का ईजिली स्पेक्ट्रम जो है कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे इसके रह जाते हैं क्लिनिकल यूजेस हैं और उसके बाद जो हैं, अच्छा एक चीज़ जो है ना इसके अंदर मेन चीज़ वो ये है नोट करने वाली कि टेट्रासाइक्लिन्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन। मतलब टेट्रासाइक्लिन को जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, देयरफॉर दे आल्सो इनहिबिट द एनारोब्स। तो फिर ये एनारोब्स को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उनको भी ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। तो इनके एनारोब्स के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज के नाम आ जाते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस है और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनियम है। तो ये भी 3 नाम जो है आप लोग याद कर लें। एनारोब्स के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर, ये भी इसके स्पेक्ट्रम के अंदर ही इंक्लूड होगा। स्पेक्ट्रम यहाँ पे इसका कवर हो रहा है यहाँ तक जो है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाद जो है इसके कुछ एनारोब्स के बैक्टीरिया के नाम भी आप लोग जो है वो याद कर लें, क्योंकि ये लाइन फिर लिखना लाजमी कि टेट्रासाइक्लिन जो है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, देयरफॉर जो है फिर एनारोब्स को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एनारोब्स क्या होते हैं? ये एनारोब्स तो आप लोगों को सारों को पता होगा कि एनारोब्स जो होते हैं वो फाउंड नेचुरली इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एरियाज लाइक गट और माउथ, माइक्रोब दैट डू नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? एनारोब्स कहा जाता है। माइक्रोब दैट डू नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए, कैन बी किल्ड बाय ऑक्सीजन प्रेजेंस। कहेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइट भी कहीं अपने आप को मेंटेन ना रख पाएँ और किल हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। फाउंड नेचुरली इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एरियाज लाइक गट और माउथ। वो कहने कि मतलब नेचुरली कहाँ पे पाए जाते हैं एनारोब्स जो है हमारी बॉडी में? नेचुरली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये गट में पाए जाते हैं या फिर माउथ में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस इसके अगर हम लोग देख लें तो क्लिनिकल यूजेस जो है सेम है। कॉलेरा है, कॉलेरा किसको कहते हैं? हैज़े को कहते हैं। कॉलेरा के अंदर जो है वो यूज़ हो सकते हैं टेट्रासाइक्लिन है।
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर अगर आप लोग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया आप लोग की बॉडी के अंदर जो है फैल गया तो फिर आप लोग एंटीबायोटिक ले सकते हैं टेट्रासाइक्लिन को। लाइम डिजीज़ में ले सकते हैं निमोनिया के अंदर स्किन इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स, अल्सर और मलेरिया के अंदर जो है वो आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर आप लोगों को लाइम डिजीज़ मुश्किल लगेगा तो लाइम डिजीज़ भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया था, तो चलें उसको ढूंढते हैं कि लाइम डिजीज़ क्या चीज़ होती है। तो लाइम डिजीज़ भी जो मिल गया हमें, लाइम डिजीज़ जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कवर किया था। तो लाइम डिजीज़ क्या चीज़ होती है? कॉज बाय द बोरीलिया बैक्टीरिया बाय बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टिक। इन्फेक्टेड टिक जो है मतलब कोई भी मुतासिर कीड़ा जो है वो टिक जो है उसके काटने से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ फैल जाती है वो क्या है? लाइम डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स में रैश, फटीग और फीवर जो है, रैश बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है, ईचिंग हो सकती है, फटीग हो सकती है, बंदा थकान का शिकार हो सकता है और फीवर जो बुखार भी उसको हो सकता है। तो ये होती है लाइम डिजीज़। एंथ्रेक्स भी वहाँ पे लिखा होता है, तो एंथ्रेक्स को देख लेते हैं। एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरियम इसका है। अफेक्ट द लाइफ स्टॉक बट इन ह्यूमन स्प्रेड बाय द कॉन्टामिनेटेड सॉइल, एनिमल्स और द प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं कि ये जो है किन चीज़ों से फैलता है? जो इंसान जो ज़्यादातर जो है वो उनके करीब रहते हैं और जानवरों के करीब रहते हैं, जिस तरह हमारे जो है दूध देने वाले हजरात जो हैं या गुज्जर हजरात जो हैं, तो मतलब जिनका ज़्यादातर जो है जानवरों के साथ इंटरेक्शन है, या जो इस तरह की फर्म्स में काम करते हैं, इस तरह के जो है फॉरम्स में काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा उनको जानवरों के साथ जो उनको इंटरेक्शन रहता है, तो वो कह रहे हैं कि ये इंटरेक्शन ये जो है बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? लाइव स्टॉक के जो है करीब ज़्यादा होता है। तो उन पीपल में, उन लोगों में ज़्यादा फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो कि सॉइल के या फिर जो है इन तरह उनके जानवरों के गोबर या फिर इस तरह जो फाजिल जो हैं मादों के पास ज़्यादा रहते हैं। बाय इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स, क्योंकि बैक्टीरिया जो है फ़िज़ा में होता है, हवा में होता है, तो इनहेलेशन जब वो सांस लेते हैं स्पोर्स के थ्रू उनकी बॉडी में जा सकता है। इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड्स, या फिर कोई भी अफेक्टेड फूड वो खा सकते हैं अपने हाथों से, उनके हाथों पे लगा हो सकता है। स्किन कांटेक्ट जो है वो जब जानवरों के साथ करते हैं या फिर जो है वो एक दूसरे के साथ करते हैं तो फिर इनके थ्रू जो है बैक्टीरिया फैल सकता है और जो है एंथ्रेक्स की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो इनके लिए भी जो है हम लोग वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो क्लिनिकल यूजेस जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन के कवर हो चुके हैं। एंथ्रेक्स का बता दिया है, स्किन इन्फेक्शन, नमूनिया, ये तो सारों को पता है। लाइम डिजीज़ का बता दिया, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो है पता है आप लोगों को। कोलेरा हैज़ा को कहते हैं, मलेरिया के अंदर यूज़ होता है और अल्सर के अंदर जो है वो यूज़ होता है टेट्रासाइक्लिन। तो अब इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो है मैक्रोलिड्स। तो मैक्रोलिड्स एंड कीटोलिड्स जो है वो किसी हद तक सेम चीज़ें हैं। तो मैक्रोलिड्स और कीटोलिड्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की थर्ड क्लास हैं। तो आप लोग जो है इसको भी एक दफ़ा से देख लें, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही हैं ये भी। अच्छा, अब जो है मैक्रोलिड्स को देखते हैं। मैक्रोलिड्स जो है वो क्या चीज़ हैं? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द एक्वायर्ड कम्युनिटी नमोनिया। नमोनिया के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया जो है, नमोनिया भी दो तरह का होता है। एक तो आप लोगों को हॉस्पिटल से लगता है और एक जो आप लोगों को कम्युनिटी से लगता है, मुआशरे से लगता है, घर से, हॉस्पिटल जो है बाज़ार से, आप लोगों के मोहल्ले से अगर आप लोगों को नमोनिया होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अच्छा, तो इसको हम लोग कैप भी कह सकते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया भी कह सकते हैं, या फिर एक हॉस्पिटल से लगता है तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। हैप और कैप या नमोनिया के दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब नमोनिया की जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो मतलब सबसे पहले जो नमोनिया के अंदर क्या चीज़ देनी चाहिए? मैक्रोलिड्स जो है देने चाहिए सबसे पहले। इसके अंदर दो ड्रग्स आ जाती हैं, एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है, इसके अंदर दो ड्रग्स जो हैं वो आ जाती हैं। आल्सो यूजफुल फॉर द पेनिसिलिन एंड द सेफ्लोस्पोरिन एलर्जी। वगैरह हैं कि जब लोग जब पेनिसिलिन की दवा लेते हैं या फिर सेफ्लोस्पोरिन जो है, ये दोनों जो है आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं, पेनिसिलिन भी और सेफ्लोस्पोरिन भी। तो जब वो कह रहे हैं कि ये भी जब हम ज़्यादा ले लेते हैं या फिर इनके हमें जो है एलर्जी हो जाती है इनसे, तो फिर भी हम लोग जो है मैक्रोलिड्स या फिर कीटोलिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है नमूनिया के अंदर जो सबसे पहले हम लोग मैक्रोलिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अब ये जो है 30S की बजाय 50S राइबोसोम्स को अफेक्ट करेगा। मैक्रोलिड कीटोलिड्स रिवर्सिबल बाइंड विद 50 राइबोसोम्स दैट ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस, और सेम उसी वे में जो है वो आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। स्पेक्ट्रम को देख लें, ग्राम पॉजिटिव के कुछ नाम लिखने हैं, ग्राम नेगेटिव के कुछ नाम लिखने हैं। एच पायलोरी है, निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजिटाइडिस, साल्मोनीला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। ग्राम पॉजिटिव में अगर देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई वही पुराने, और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो है ये पुराने ही नाम है। तो आप लोग इसका जो है वो देख सकते हैं, ये मैक्रोलिड्स हैं। ठीक है,
सेम अब इसी तरह जो है ये टॉपिक कवर होने वाला है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। एनारोब्स हैं। एनारोब्स लास्ट कुछ देर पहले आपको बताया है कि एनारोब्स क्या होते हैं। एनारोब्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर दो नाम आप लोग याद करें, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। पीछे भी ये नाम दिए गए हैं, आप लोग जो है वो इनको देख सकते हैं। मैक्रोलिड्स आर मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखा मैंने कहा था कि ये मोर एक्टिव हैं किसके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। आप लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम जो इसके स्पेक्ट्रम में ज़्यादा लिख सकते हैं। यूजेस के क्या क्या हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर जो है स्किन इन्फेक्शन, डिप्थेरिया, परटूसिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये इसके यूजेस हैं। तो अब हम यहाँ पे जो दो नाम हमें मुश्किल लग रहे हैं, डिप्थेरिया और परटूसिस जो हैं वो हम जो इनको देख लेते हैं। तो डिप्थेरिया क्या चीज़ होती है। तो डिप्थेरिया वाले पेज को स्टूडेंट्स जब हम लोग ढूंढते हैं तो डिप्थेरिया को मिल गया हमें। तो डिप्थेरिया के अंदर देखते हैं सोर थ्रोट मिल फीवर बैक्टीरियासाइडल इन्फेक्शन कॉज बाय द कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो मतलब ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के थ्रू फैलता है। और जो मतलब इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या हैं, सोर थ्रोट, हमारा गला ख़राब हो सकता है, मिल्ड फीवर हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। सीवियर केसेस कॉजिंग द ब्रीथिंग इश्यूज़। तो मतलब वो कहने का कि ये जो है बीमारी शदीद हो जाए तो फिर जो है हमारे ब्रीथिंग इश्यूज़ हमें आ सकते हैं। सेम इसके बाद परटूसिस भी दिया गया। परटूसिस क्या चीज़ है, हाईली कॉन्टेजियस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज बाय द बोर्डेटिला परटूसिस। ठीक है। तो मतलब जो है इनके अंदर सिर्फ जो है ये भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, ये भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, पर ये जो है कि इसके अंदर जो है इसके बैक्टीरिया का नाम सिर्फ जो है डिफरेंट है। इसके अंदर बोर्डेटिला परटूसिस है और इसके अंदर है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो सिर्फ बैक्टीरिया के नाम डिफरेंट हैं। इसके अंदर ये भी जो है ब्रीथिंग डिजीज़ है और ये भी जो है वो ब्रीथिंग डिजीज़ है। तो डिप्थेरिया और परटूसिस जो हैं वो मतलब ये हमारे जो हैं वो क्या उसको कहते हैं कि यूजेस इनके अंदर यूज़ किया जा सकता है किसको, मैक्रोलिड्स को। फिर साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जीआईटी टॉक्सिसिटी है, एब्डोमिनल पेन। जीआईटी टॉक्सिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। सीवियस टॉक्सिसिटी के अंदर क्या क्या हो सकता है, कार्डिक रिदमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन, स्किन रैश, या फिर एनाफाइलेक्टिक जो है वो शॉक जो है हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक हम लोगों को पता होना चाहिए कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो किसी भी कंटेमिनेटेड फूड या फिर जो हम मतलब किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो, किसी भी फूड से, किसी पोलन से, डस्ट से, एलर्जन से, हम लोग जब जो है उनकी वजह से हमें कोई जो है बीमारी होती है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो बीमारी जो हमें हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो इसका जब एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है स्टूडेंट्स आप लोग अब इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को पेपर्स में जो है वो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, मैक्रोलिड्स और टेट्रासाइक्लिन्स है। ये नीचे उसकी कुछ डिटेल्स लिखी हैं कि जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हमने सबसे पहले कवर किया था। आप लोग इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। लिपिन कोड से हम लोगों ने इसको कवर किया है। और आप लोग जो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। और स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो क्या उसको कहते हैं कि अगर आप लोग जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूँगा कि आप लोग जो है वो सिर्फ एक चैनल को सुना करें। आप लोग हर तरह के चैनल को जब सुनेंगे तो फिर ये आप लोग की जो है वो तवज्जो को ख़राब कर सकता है, आप लोगों की जो है वो कंसेप्ट को ख़राब कर सकता है। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप लोग जो है डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट कंसेप्ट्स लेने के लिए जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है अभी इनके जो है स्क्रीनशॉट्स लेंगे ताकि आप लोगों को बने बनाए नोट्स भी जो है वो मिल जाएँ। इस चैनल का जो है एक ही फ़ायदा है आप लोगों को कि आप लोगों को बने बनाए नोट्स के साथ साथ जो है आप लोगों को एक एक टॉपिक जो है डिटेल से समझाया भी जाता है। तो आप लोगों ने अब जो है टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट हो चुका है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। आप लोग जो है वीडियो को बार बार देखें। एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आप लोगों को जो है ये चीज़ें जो है बिल्कुल इजी तरह रट जाएंगे, आप लोग हिफ़्ज़ हो जाएंगे। और आप लोग जो है चीज़ों को स्मार्टली जो है याद करना सीखा करें, अपने ऊपर जो है सवार ना किया करें। तो फिर इसी तरह से जो चीज़ें स्मार्टली एक्ट करने से जो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। लिपिन कोड की बुक से जो है हम लोगों ने ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया होता है और आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से जो है नोट्स बनाए होते हैं। तो आप लोग जो है वो इनको अपने पेपर में एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को किसी बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती है, किसी चीज़ की मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के हर एक रिप्लाई का जवाब दिया जाएगा, कमेंट का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है इसका अब इख्तिताम होता है।
तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।